समय पहले की बात है। एक कबीर नाम का लड़का था। वो बहुत ही होशियार, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। पूरे मोहल्ले में किसी को कोई भी काम होता तो कबीर को बोलता। कबीर को जैसे ही वक्त मिलता वह हमेशा ही दूसरों की मदद करता था। अरे कबीर, बाजार से जरा मेरी दवाइयाँ लेते आना। जी दादाजी। अरे कबीर, जा ही रहे हो तो मेरी भी सब्जियां लेते आना। जी दादी माँ। कबीर सबका चहेता था। वह पढ़ाई में भी बहुत तेज था और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। कबीर के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वह अक्सर सोचता रहता था कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। वह मन ही मन सोचता कि मैं बड़ा होके अपने गांव, अपने देश के लिए ढेर सारा काम करूँगा। जिस पेड़ के नीचे कबीर बैठता था उस पेड़ पर एक परी रहती थी। वह परी पेड़ से नीचे आई और कबीर से बोली, कबीर, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत नेक दिल हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैं हमेशा पेड़ से तुमको देखती रहती हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल दूंगी। जिस पेंसिल से तुम जो कुछ बनाओगे वो सच हो जाएगा। अब तुम दिल खोल के लोगों की मदद कर सकते हो। क्या सच में इस पेंसिल से मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो असली हो जाएगा? हाँ कबीर। थैंक यू परी। लेकिन ध्यान रहे कि तुम या कोई और अगर किसी गलत इरादे से कोई भी चीज बनाएगा तो वो चीज असली नहीं होगी। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद वह परी उस पेड़ पर वापस चली गई। अब कबीर को कोई कुछ भी लाने को कहता तो वह उस जादुई पेंसिल से चित्र बना देता। और असली होने के बाद वह सामान लोगों को दे देता। इस तरह कबीर सबकी मदद करने लगा। सब उससे बहुत प्यार करते थे। वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था और सबकी मदद भी। वहाँ के राजा को जब इस जादुई पेंसिल के बारे में पता चला तो उसने कबीर को अपने दरबार में बुलवाया। कबीर, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक पेंसिल है जो एक जादुई पेंसिल है और तुम उससे जो कुछ भी बनाते हो वो चीज असली हो जाती है। हाँ राजा साहब, यह सच है। कबीर, तुम वह जादुई पेंसिल मुझे दे दो। मैं यहाँ का राजा हूँ, लोगों का काम मैं करता हूँ। उस पेंसिल की जरूरत मुझे है, तुम्हें नहीं। लेकिन राजा साहब, आप तो कभी गरीबों की मदद नहीं करते। लोगों से काम करवा लेते हैं और उन्हें पैसे भी नहीं देते। मंत्री, यह लड़का बहुत बदतमीज है। इससे ये पेंसिल छीन ली जाए और इसे बंदी बना लिया जाए। जी सरकार। उसके बाद उसने कबीर को जेल में डाल दिया तथा उस पेंसिल से सोने, चांदी, हीरे और मोतियों के चित्र बनाने लगा। लेकिन कुछ भी असली नहीं हुआ। तब राजा ने लोगों से चित्र बनवाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तब राजा ने कबीर से जाकर पूछा, अरे कबीर, मैंने तो सुना था यह एक जादुई पेंसिल है, पर यह तो काम ही नहीं कर रही। राजा साहब, जिस परी ने मुझे यह पेंसिल दिया था उसने मुझसे बोला था कि गलत इरादे से बनाई गई कोई भी चित्र असली नहीं होगी। शायद इसीलिए यह पेंसिल काम नहीं कर रही। इतना सुन के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबीर को जेल से बाहर निकाल के उससे माफी मांगी तथा वह जादुई पेंसिल उसे लौटाते हुए बोला, बेटा कबीर, तुम बहुत समझदार हो तथा ईमानदार भी हो। इस पेंसिल से तुम गरीबों की मदद करते हो। मैंने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो कबीर। कोई बात नहीं राजा साहब। राजा ने कबीर को बहुत सारा पैसा, मिठाई, कपड़े तथा खिलौने देते हुए कबीर को उसके घर भिजवाया। कबीर गांव आकर फिर से अपनी पढ़ाई और सबकी सहायता करने लगा। बच्चों,
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण होता है। जो लोग भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आगे चलकर वो महान बनते हैं। ईमानदार लोगों की मदद ईश्वर भी करता है। एक राजा था, उसका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो जब भी खाली होता तो वह अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता था। वहां जाकर वो शिकार करता और उसके बाद जब वो थक जाता तो वापस अपने घर आ जाता था। मगर अक्सर वो शिकार के लिए निकलता तो बहुत देर बाद ही लौटता था, क्योंकि शिकार करना उसे बहुत पसंद था और कभी भी वह शिकार के लिए अकेला नहीं जाता था। वह जब भी जाता तो अपने साथ 6-7 सिपाहियों को लेकर जाता, क्योंकि जंगल में अगर वो रास्ता भूल जाए तो उसे सिपाहियों का साथ मिले। वो सिपाही भी राजा के पीछे पीछे चलते थे और राजा जब लौटते थे तो वह भी राजा के साथ लौट आते थे। एक दिन की बात है, शिकार करते करते राजा थक गए। एक पेड़ के पास पहुंचकर कुंवर सिंह ने अपने सिपाहियों से कहा, देखो, मुझे थकान सी हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। तुम सब यही रहना, कहीं मत जाना, और जब मैं उठूँगा तब हम वापस शिकार को जाएंगे। जो आज्ञा सरकार। आप आराम से विश्राम कीजिए। हम सब यहीं पर हैं। आप निश्चिंत होकर सोइए। उस राजा की आंख लगने ही वाली थी जब तक उसे एक बंदर के कराहने की आवाज आई। उसने नजर घुमाई तो उसने देखा एक बंदर का छोटा सा बच्चा, जिसके हाथ पे चोट का निशान था, वो चिल्ला रहा था। वो राजा फौरन उस बंदर के बच्चे के पास गया और उसको उठाकर बड़े प्यार से पुचकारा और राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, बैग से दवाएं और मलहम पट्टी निकालकर इस बंदर की मलहम पट्टी करो। इसे मैं अपने साथ लेकर अपने राजमहल जाना चाहता हूँ। जो आज्ञा सरकार। सिपाहियों ने बंदर के बच्चे की मलहम पट्टी की। उसके बाद वो बंदर के बच्चे को लेकर राजा के साथ राजमहल आ गए। राजा ने लगातार कुछ दिनों तक बंदर के बच्चे का इलाज करवाया, जिससे बंदर का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बंदर के बच्चे का राजा से लगाव हो गया। राजा ने भी फैसला किया कि अब ये बंदर यहीं रहेगा। हालांकि मंत्रियों ने राजा को समझाया, महाराज, बंदर आखिर है तो जानवर ही। आपको उसको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मगर राजा जिद पे अड़ गया। राजा ने कहा, तुम सब मुझे सलाह मत दो, ये बंदर मेरे साथ ही रहेगा। जो आज्ञा सरकार। जैसी आपकी मर्जी। इस तरह से वो बंदर राजा के साथ रहने लगा। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहे थे और बंदर बगल में बैठा बैठा राजा को देख रहा था। अचानक से एक मक्खी राजा के नाक पर आ गई। मक्खी को हटाने के लिए बंदर ने हाथ हिलाया। मक्खी उड़ गई, मगर उड़कर फिर से राजा की नाक पे आकर बैठ गई। बंदर ने फिर मक्खी को उड़ाया,
मक्खी फिर आके बैठ गई। अब बंदर को गुस्सा आया। बंदर ने सोचा, ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, क्यों ना इसे मार डालूं। उसने बगल में पड़ा एक डंडा उठाया और मक्खी पर जोर से मारा। मक्खी तो फुर से उड़ गई, मगर वो डंडा सीधा राजा की नाक पे जा लगा। राजा दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगे। नौकर आए तो उन्होंने देखा राजा घायल पड़े हुए हैं। राजा ने नौकरों से कहा, तुम लोगों ने सही कहा था कि आखिर ये बंदर है तो जानवर ही। इसने नासमझी में मेरे नाक पर डंडे से वार कर दिया। ऐसा करो, इस बंदर को ले जाकर जंगल में छोड़ आओ। जो आज्ञा सरकार। इस तरह से सिपाहियों ने उस बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि किसी नासमझ इंसान या जानवर को अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं होता है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी किसी भी परेशानी को लेकर परेशान नहीं होता था, बल्कि कभी कोई समस्या होती तो उस समस्या के निदान के बारे में सोचता था। जंगल के दूसरे जानवर भी उस बुद्धिमान कौवे से अपने काम के लिए सलाह लिया करते थे। पूरे जंगल में सभी जानवर और सभी पक्षी जानते थे कि कौवा बहुत समझदार है और सब कौवे की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि कौवा बहुत ही चालाक था। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई। सारे पक्षी और सारे जानवर यह सोच के परेशान हो गए कि आखिर अब हम पानी कैसे पिएंगे, अब हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। टिंकू बंदर ने रेनी बकरी से कहा, अरे रेनी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही और आसपास के सभी तालाब भी सूख गए। अब तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही है। मैंने तो कल से पानी नहीं पिया है। हाँ टिंकू भैया, तुम सही बोल रहे हो। मेरे गले से तो आवाज ही नहीं आ रही। मारे प्यास के मेरी हालत खराब हो रही है। अब तो ऐसा लगता है रेनी कि हमें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। पानी मिल नहीं रहा और आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है। हाँ टिंकू भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। इस तरह से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। बात भी सही थी, आखिर कोई प्यासा कब तक रह सकता है भला। सारे जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जाने लगे। हालांकि बारिश का मौसम नजदीक था, मगर प्यासे जानवरों को भला धैर्य कहां से आता। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने अपने मन में सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है, बारिश ने तो आ ही जाना है। इसलिए कौवे ने जंगल छोड़कर ना जाने का फैसला किया। हालांकि जो जानवर जा रहे थे, उसमें से मोटू हाथी ने कौवे को समझाने की कोशिश की। अरे कौवा भाई, हम सभी इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत हो गई है।
तुम भी हमारे साथ चलो, वरना यहाँ पर प्यासे मरना पड़ेगा। मोटू भाई, मुझे विश्वास है कि बारिश का मौसम जल्दी शुरू होगा और यहाँ फिर से पानी पानी होगा। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर ना जाऊं। अरे कौवा भाई, बात मान जाओ। हम पास के एक जंगल में जा रहे हैं जहाँ एक तालाब है, वो सूखा नहीं है। तुम भी चलो, जब बारिश का मौसम आएगा तो हम सब वापस आ जाएंगे। माफ करना मोटू भाई, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं देखता हूँ, शायद कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो बर्दाश्त किया, पर मारे प्यास के उसकी हालत खराब हो गई। कौवा पेड़ से दूसरे पेड़ पे गया, फिर वहां से तीसरे पेड़ पर गया, मगर उसे कहीं भी पानी ना मिला। कौवे की तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही थी। कौवे के शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वो उड़ सके, क्योंकि मारे प्यास के वो कमजोर हो गया था, थक गया था। कौवे की नजर अचानक एक घड़े पर पड़ी। कौवा उड़कर उस घड़े पर जा बैठा। उसने देखा कि घड़े के अंदर पानी था, मगर वो नीचे था। अब कौवा घड़े के अंदर तो जा नहीं सकता था। कौवा सोच में पड़ गया कि अब कैसे इस पानी को पिया जाए, क्योंकि अब वो चोंच मारकर घड़े को तोड़ भी नहीं सकता था। कौवा तो था ही अक्लमंद, वो था ही होशियार। कौवे की नजर आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। उसके मन में ये ख्याल आया, ये युक्ति आई कि अगर इन कंकड़ों को इकट्ठा कर कर घड़े में डालना शुरू करूं, तो पत्थर जैसे जैसे नीचे बैठते जाएंगे, पानी वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा। कौवे ने वैसा ही किया और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया। हालांकि इसके लिए कौवे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मगर अंत में कौवे को पानी मिल गया और जितना पानी ऊपर आ गया था वो कौवे के पीने के लिए 10 से 15 दिन तक पर्याप्त था। इस तरह से कौवे ने बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचा ली और उसकी प्यास भी बुझ गई। और कुछ ही दिनों में वहां बारिश का मौसम भी शुरू हो गया और वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बच्चों, हमारी जिंदगी में भी जब भी समस्याएं आए तो हमें उन समस्याओं के बारे में कम, उसके निदान के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारी हिम्मत भी नहीं टूटती और हम उन समस्याओं से पार पा जाते हैं, यानी हम उन समस्याओं को दूर कर देते हैं।